11 अक्टूबर 2024 की रात घड़ी में करीब 3:01 हो रहे थे और दिल्ली का सराय काले खां इलाका लगभग सुनसान पड़ा था। सड़क पर हल्की पीली स्ट्रीट लाइट झिलमिला रही थी। तभी वहां से गुजर रहे एक नेवी ऑफिसर की नजर सड़क किनारे पड़ी एक आकृति पर अटक गई। पहले तो उसे लगा कोई नशे में पड़ा होगा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उसके कदम अचानक रुक गए। वहां एक लड़की बेशुद्ध हालत में पड़ी थी। उसके शरीर पर आधे कपड़े भी नहीं थे और उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि उसके साथ कुछ बेहद खौफनाक हुआ है। जब उसने ध्यान से देखा तो लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था और यह नज़ारा इतना डिस्टर्बिंग था कि नेवी ऑफिसर को एक सेकंड भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने तुरंत दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में कॉल किया और कांपती आवाज में पूरी बात बताई। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई मौके पर पहुंच गई। पुलिस वालों ने जैसे ही लड़की की हालत देखी, वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर तनाव साफ झलकने लगा। यह मंजर इतना भयानक था कि कई पुलिसकर्मियों के जहन में 2012 का निर्भया कांड ताजा हो गया। बिना वक्त गंवाए लड़की को तुरंत एम्बुलेंस में डालकर AIMS ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम पहले से अलर्ट थी। इमरजेंसी वार्ड में उसे स्ट्रेचर पर ले जाया गया और तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू हुआ। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने जो बताया, उसने पूरे केस को और ज्यादा शॉकिंग बना दिया। लड़की के साथ कई लोगों ने बेहद ब्रूटल तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट किया था। उसके शरीर पर संघर्ष के निशान थे, जैसे उसने आखिरी दम तक खुद को बचाने की कोशिश की हो। अब मामला बेहद सीरियस हो चुका था। पुलिस ने उसी वक्त इलाके को सील कर दिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उस लड़की से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वह न मानसिक रूप से स्थिर थी और न ही शारीरिक रूप से। उसकी आंखों में डर जम चुका था, होंठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। पुलिस को अपने बारे में एक भी साफ बात नहीं बता पा रही थी। यह साफ था कि यह केस आसान नहीं होने वाला था, लेकिन इसके बावजूद हर हाल में इसे सॉल्व करना जरूरी था। आखिर यह लड़की कौन थी, दिल्ली कैसे पहुंची, कहां की रहने वाली थी और उस खौफनाक रात उसके साथ क्या हुआ था? यही सवाल अब जांच की दिशा तय करने वाले थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल टीम का गठन किया, जिसकी कमान ACP ऐश्वर्या सिंह के हाथों में थी। ऐश्वर्या सिंह ने इस केस को अपनी पर्सनल जिम्मेदारी की तरह लिया। उन्होंने अपनी टीम को साफ शब्दों में कह दिया कि जो लोग आराम या छुट्टी के बारे में सोच रहे हैं, वे इस टीम का हिस्सा न बने, क्योंकि अगले कुछ दिन सिर्फ इस केस के नाम होने वाले हैं। उनके इस डिटर्मिनेशन ने पूरी टीम में एक अलग ही एनर्जी भर दी। इन्वेस्टिगेशन अब फुल स्पीड में शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले ऐश्वर्या सिंह ने फैसला किया कि लड़की तक पहुंचने का सबसे जरूरी रास्ता उसका भरोसा जीतना है। जब वह खुद लड़की से मिलने गईं, तो उन्होंने देखा कि पुलिस की वर्दी देखते ही लड़की का डर और बढ़ जाता है। उसके चेहरे पर दहशत साफ झलकती थी, जैसे पुलिस की मौजूदगी उसे उस रात की याद दिला रही हो। तभी ऐश्वर्या सिंह ने एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि अब पूछताछ पुलिस अफसर बनकर नहीं, बल्कि एक सोशल वर्कर के रूप में की जाएगी। उन्होंने अपने विभाग की एक लेडी कांस्टेबल को सोशल वर्कर बनाकर लड़की के पास भेजा। ये लेडी कांस्टेबल अगले 3 से 4 दिनों तक उस लड़की के साथ रही। उसने उसका पूरा ख्याल रखा, समय पर खाना खिलाया, दवाइयां दीं और हर पल उसे यह एहसास दिलाया कि वह सुरक्षित है। धीरे धीरे लड़की का डर थोड़ा कम होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद अब वह किसी अपने के बीच है। 4 दिन बाद जब उसे लगा कि सही समय आ गया है, तो उस सोशल वर्कर बनी कांस्टेबल ने बेहद नरमी से उससे पूछा कि 11 अक्टूबर 2024 की रात उसके साथ क्या हुआ था। यह सवाल सुनते ही लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से रोने लगी, जैसे कई दिनों से दबा हुआ दर्द अचानक बाहर आ गया हो। उसे भरोसा था कि सामने खड़ी महिला पुलिस नहीं, बल्कि एक सोशल वर्कर है जो उसकी मदद करना चाहती है। कुछ देर रोने के बाद उसने टूटती आवाज में उस रात की कहानी बतानी शुरू की। उसके हर शब्द के साथ कमरे का माहौल भारी होता जा रहा था।
उसने जो बताया वह इतना शॉकिंग था कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। वह लड़की धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर उस महिला कांस्टेबल को बताती है कि वह मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली है। उसने सोशल वर्किंग एंड रिसर्च में मास्टर्स किया था और अपने करियर को लेकर उसके बड़े सपने थे। उसी दौरान उसके एक दोस्त ने उसे दिल्ली बुलाया और कहा कि यहां अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, तुम्हें अच्छा काम भी मिलेगा और एक्सपोजर भी। भरोसा करके वह उड़ीसा से दिल्ली आ गई और अपने दोस्त के पास रहने लगी। शुरुआती दिनों में उसने सोशल वर्किंग से जुड़ा काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन वक्त के साथ उसे महसूस होने लगा कि उसका दोस्त उसे बोझ समझने लगा है। माहौल बदल रहा था, बातचीत में दूरी आ रही थी और यह बात लड़की को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। आखिरकार उसने खुद ही वहां से अलग होने का फैसला किया। वह किशनगढ़ इलाके में कुछ सोशल वर्कर्स के साथ रहने लगी और नई शुरुआत करने की कोशिश करने लगी। लेकिन जिंदगी का दबाव, घर वालों की उम्मीदें और अपने करियर को लेकर असुरक्षा धीरे धीरे उसके मानसिक संतुलन पर असर डालने लगी। तनाव इतना बढ़ गया कि उसकी हालत बिगड़ने लगी। फिर एक दिन अचानक वह बिना किसी को बताए वहां से भी गायब हो गई। इसके बाद उसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं रहा। दिल्ली की सड़कें ही उसका घर बन गईं। कभी वह किसी हाईवे के किनारे बैठी मिलती, कभी वहीं सो जाती, और इसी तरह दिन गुजर रहे थे। फिर आया 11 अक्टूबर 2024 का दिन। उस शाम वह दिल्ली के सराय काले खां इलाके में सड़क किनारे बैठी थी। वह बेहद अपसेट थी, खोई हुई सी, जैसे अपने ही ख्यालों में डूबी हो। उसने लाल रंग का सूट पहन रखा था। पास ही एक कबाड़ी की दुकान थी जिसे प्रमोद नाम का एक व्यक्ति चलाता था। उस रात प्रमोद ने काफी शराब पी रखी थी। नशे में उसकी नजर सड़क किनारे बैठी उस लड़की पर पड़ी। उसने कुछ पल उसे गौर से देखा और तुरंत समझ गया कि लड़की मानसिक रूप से कमजोर हालत में है और विरोध करने की स्थिति में नहीं है। नशे और गंदी नीयत के मेल ने उसके अंदर के सबसे अंधेरे विचार जगा दिए। वह धीरे धीरे लड़की के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और उसे झाड़ियों की तरफ ले जाने लगा। लड़की ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी आंखों में खालीपन था, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि लड़की मानसिक तौर पर बेहद कमजोर हालत में थी, उसे ठीक से समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। प्रमोद नाम का वह कबाड़ी वाला उसे झाड़ियों के पीछे ले गया और वहीं उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए अपने गंदे इरादों को अंजाम देने लगा। लड़की लगभग बेजान सी थी, न ठीक से विरोध कर पा रही थी और न ही मदद के लिए आवाज उठा पा रही थी। उसी दौरान वहां एक और शख्स आ पहुंचा जिसका नाम शमशुल था। वह एक अपंग भिखारी था जो उसी इलाके में भीख मांगकर गुजारा करता था। उस रात वह भी नशे में धुत था। जैसे ही उसकी नजर प्रमोद पर पड़ी, उसने समझ लिया कि झाड़ियों के पीछे क्या चल रहा है। इंसानियत की आखिरी सीमा भी उस पल टूट गई जब शमशुल ने उस लड़की की मदद करने के बजाय मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। वह भी वहां पहुंच गया और दोनों ने मिलकर उस असहाय लड़की के साथ बर्बर तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट किया। रात गहरी थी, सड़क लगभग सुनसान पड़ी थी और उस अंधेरे में लड़की की पीड़ा किसी तक नहीं पहुंच रही थी। कुछ देर बाद वहां से एक ऑटो गुजर रहा था। वह ऑटो अचानक झाड़ियों के पास आकर रुका। ऑटो ड्राइवर का नाम प्रभु महतो था। उसने दूर से देखा कि दो आदमी एक लड़की के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। एक पल के लिए लगा कि शायद अब कोई मदद पहुंचेगी, लेकिन अगला पल और भी ज्यादा खौफनाक था। प्रभु महतो वहां पहुंचा, पूरी स्थिति समझी और लड़की को बचाने के बजाय खुद भी उसी दरिंदगी का हिस्सा बन गया। अब वह भी उन दोनों के साथ मिलकर लड़की पर टूट पड़ा। बारी बारी से तीनों ने उसके साथ ब्रूटल तरीके से संबंध बनाए। लड़की की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उनके अंदर जरा भी रहम नहीं बचा था। इतना सब करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा। उन्होंने लड़की को जबरदस्ती ऑटो में बैठाया और उसे एक दूसरी सुनसान जगह पर ले गए, जहां चारों तरफ सन्नाटा था। उस दूसरी जगह पर पहुंचकर दरिंदगी का सिलसिला फिर शुरू हुआ। बारी बारी से तीनों ने उसके साथ दोबारा वही हैवानियत दोहराई। वह रात उस लड़की के लिए एक अंतहीन नाइटमेयर बन चुकी थी, जहां हर मिनट उसके लिए सदियों जैसा भारी था।
3 से 4 घंटों तक यह खौफनाक सिलसिला चलता रहा। जब उन तीनों की हैवानियत का मन भर गया तो उन्होंने लड़की को उसी ऑटो में डाला और वापस दिल्ली के सराय काले खां इलाके में लाकर सड़क किनारे फेंक दिया, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक बेकार चीज हो। वह बेसुध हालत में वहीं पड़ी रही। कुछ देर बाद करीब 3:15 पर वहां से गुजर रहे एक नेवी अफसर की नजर उस पर पड़ी और वहीं से इस पूरी कहानी का रुख बदल गया। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और मदद पहुंची। ये सारी दर्दनाक बातें लड़की ने उस महिला कांस्टेबल को बताईं जिसने सोशल वर्कर बनकर उसका भरोसा जीता था। जैसे ही यह बयान एसीपी ऐश्वर्या सिंह तक पहुंचा, उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए पूरी मशीनरी को एक्टिव कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इस केस के लिए 10 अलग अलग टीमों का गठन किया। इन्वेस्टिगेशन अपने सबसे इंटेंस फेज में पहुंच चुकी थी। करीब 700 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। हर छोटी से छोटी मूवमेंट को ट्रैक किया गया। पुलिस को पता था कि इस केस की सबसे मजबूत कड़ी ऑटो ड्राइवर है। अगर वह मिल जाता तो बाकी दोनों तक पहुंचना सिर्फ वक्त की बात होती। 21 दिनों तक लगातार दिन रात मेहनत चली। 150 से ज्यादा ऑटो ड्राइवर्स से पूछताछ की गई। हर शक, हर सुराग को बारीकी से जांचा गया। आखिरकार 21वें दिन पुलिस को सफलता मिली और ऑटो ड्राइवर प्रभु महतो गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद जैसे पूरी कड़ी खुलती चली गई। उसकी निशानदेही पर अपंग भिखारी शमशुल और कबाड़ी वाला प्रमोद भी पकड़ लिए गए। पूछताछ में तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस की इस रिलेंटलेस मेहनत ने आखिरकार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब कानून अपना काम करेगा और उन्हें सजा जरूर मिलेगी। लेकिन यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि इंसानियत कितनी आसानी से शर्मसार हो सकती है। एक बेबस लड़की के साथ हुई यह दरिंदगी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि समाज के लिए एक कड़वा आईना है। आप इस पूरे केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम एक्सेल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।